आज से करते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का परिचय। तो हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है, आज इसका व्यापक रूप क्या होता है और इसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज होता है। इसमें मतलब पूरा कंसेप्ट हम आज आपको बताएंगे जो आपको हेल्पफुल होगा चैप्टर को बनाने में। ठीक है, ये अगर आप जान गए पूरा तो आपको चैप्टर को बनाने में, खत्म करने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है द्विघात समीकरण का परिचय। चलिए समझते हैं द्विघात समीकरण किसको कहते हैं। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसके अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। और चलिए जिसके अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। चलिए इसमें देखना है कितना अधिकतम घात है, तो 2 है। इसी प्रकार से अगर हम ले लिए ये पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0, तो ये आपको दिया गया है। तो ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है, क्योंकि इसके पावर 3 है, अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण उसी को कहेंगे जेकर अधिकतम घात, अधिकतम सबसे ज्यादा घात 2 हो, उसी को कहेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, आशा करते हैं द्विघात समीकरण आपको समझ में आ गया है। चलिए हम लोग चलते आगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है उसके विभाजित सी से विभाजित किया जाता है। ठीक है, द्विघात समीकरण किस विभाजित करते हैं? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर अधिकतम पावर x स्क्वायर यहाँ दिया गया ना है, इसी को व्यापक रूप बोलते हैं, मतलब इसको विभाजित हम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। द्विघात बहुपद का व्यापक एगो द्विघात समीकरण होता है, एगो द्विघात बहुपद होता है। चलिए द्विघात समीकरण के बराबर में 0 रहेगा। ठीक है, बराबर में अगर कुछ रहे तभी वो समीकरण कहलाएगा, अगर बराबर में कुछ ना रहे तो वो बहुपद ही कहलाता है। ठीक है, इसलिए आपको बहुपद का भी क्लियर हो गया कंसेप्ट। बहुपद किसको कहेंगे? जेकर बराबर में कुछ ना कुछ रहेगा तो समीकरण, और जेकर बराबर में कुछ ना रहेगा उसे बहुपद कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलना है विवेचक या विविक्तर। ठीक है, जिसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका मान बी और ए और सी का मान हम लोग इसी में से निकालते हैं। इस प्रकार से देख लो, इसका आगे कुछ भी नहीं, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान क्या हो गया? तो 4 प्लस 4 ना। चलिए तो सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार से इसको निकाल करके विवेचक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विवेचक जब भी निकालने के लिए बात आ जाए, या विविक्तर जब भी निकालने की बात आ जाए, या डी का मान पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। चलिए आगे चलते हैं। मूलों की प्रकृति जानेंगे। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें है कि ये 2 से 3 नंबर आती है आपके एग्जाम में कि मूल क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। यानी कि डी बराबर होता है फॉर्मूला आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये वाला चिन्ह देने का मतलब है कि 0 से ये बड़ा है, 0 से ये बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 0 से क्या है? तो बड़ा है, तो इसका जो मूल होगा वास्तविक और असमान। अगर कोई चीज दिया हुआ रहे आपको कि डी बराबर अगर आप निकालें, कोई द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ रहे और डी बराबर आप निकालें, तो डी का मान अगर 0 से बड़ा आ गया, क्या आ गया? 0 से बड़ा आ गया, तो उसका जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। यानी कि 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास डी बराबर दिया गया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पास दिया गया है कि मूल वास्तविक और समान होगा। चलिए जब बराबर में 0 रहेगा, बराबर में क्या रहेगा? 0, तो उसका मूल क्या रहेगा? वास्तविक और समान रहेगा। वो 0 के बराबर होगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे देखिए हम डी का मान के निकाल दिए द्विघात समीकरण से, तो डी का मान जब निकालें तब मूल जो है उसका मूल्य मान जो हो गया उसको 0 आ गया। कितना आ गया? 0, तो उसका जो मूल होगा वास्तविक और समान होगा, या 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते। जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए तो जब डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, डी का मान 0 से छोटा हो जाएगा, तो मूल जो होगा अवास्तविक क्या काल्पनिक बोल सकते हैं। अवास्तविक को क्या बोल सकते हैं? काल्पनिक। जो 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटा कुछ हो जाएगा -1 -2, इस प्रकार से कुछ भी जितने वैल्यू होते हैं माइनस में, वो 0 से छोटा ही होता है। ठीक है, चलिए जितना बड़ा हो जाएगा माइनस में ना, उतना ही छोटा है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए आपको इसमें महत्वपूर्ण फॉर्मूले कुछ होते हैं जिसे याद रखना आपको बहुत जरूरी है। चलिए इस फॉर्मूलों को हम लोग जानेंगे। दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये तो बचपन से ही पढ़ाया जाता है ना। चलिए आगे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला और बोला जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, एक और होता है तो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, जब इसको पुनः हल करेंगे ना हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिख करके तो वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मम्मी पर्दा उठा दी ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, देखिए अब आगे देखना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से एक और फॉर्मूला अगर बोला जाए आपको तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। चलिए उसके बाद में एक और लिखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अगर प्लस वाला पूछे तो a माइनस बी करना है, अगर माइनस वाला पूछे तो a प्लस बी करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखा गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, यानी कि एक बार दोनों को जोड़ना है और एक बार दोनों को घटाना है ना। चलिए आगे, उसके बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, माने कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी पहले का और दूसरा का कर देंगे होल स्क्वायर, और बाद में 2ab लिख देंगे। चलिए उसके बाद में a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। और एक और है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। इतने फॉर्मूले अगर आपको याद हो गया तो आपको द्विघात समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो मेरे